जय हिंद दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एकाधिकार बाजार पर। इससे पहले हमने पूर्ण प्रतियोगिता बाजार को समझ लिया है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की क्या विशेषताएं होती हैं उन पर भी चर्चा कर ली है, और साथ में हमने ये भी देख लिया है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो मांग वक्र होता है वह किस प्रकार का बनता है। आज हम एकाधिकार बाजार पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके अर्थ की। तो भाई अर्थ क्या होता है? यदि हम जो एकाधिकार बाजार है इस शब्द को एकाधिकार को तोड़ दें तो दो शब्द निकल के आते हैं, एक और दूसरा है अधिकार। ये दोनों शब्दों से मिलकर एक शब्द बना हुआ है एकाधिकार। अब एक अधिकार मतलब किसी एक व्यक्ति के पास उस विशेष वस्तु के उत्पादन का अधिकार होता है, तो उसे हम बोलते हैं एकाधिकार बाजार। एक वस्तु है जो बाजार में उसकी डिमांड है, सभी लोगों के प्रयोग में आती है, और उस वस्तु का निर्माण केवल एक ही उत्पादक कर सकता है, या हम ये कहें कि एक ही कंपनी उस वस्तु का निर्माण कर सकती है, कोई दूसरी कंपनी उस वस्तु का निर्माण नहीं कर रही है, वह होता है एकाधिकार बाजार। अब ये तो हुआ इस शब्द का अर्थ। अब इसकी यदि हम परिभाषा पर बात करें तो परिभाषा आपकी जो पुस्तक में दी हुई है आप उसे भी याद कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपने तरीके से बड़ी सिंपल और आसान सी परिभाषा ये लिख सकते हैं कि एकाधिकार बाजार वह बाजार होता है जिसके अंतर्गत किसी विशेष वस्तु का बाजार में एक ही उत्पादक होता है, वही उस वस्तु की आपूर्ति करता है। इतना हो गया, हमारी परिभाषा कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब इसके लिए देखिए इसकी विशेषताओं पर यदि हम चर्चा करें तो जिस प्रकार से हमने पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताओं को समझा था, उसकी जो परिभाषा थी वही उसकी विशेषताएं होती हैं। ठीक वैसे इसकी विशेषताएं हैं। अब विशेषताओं से पहले हम थोड़ी सी इसकी और प्रकार जान लेते हैं कि प्रकार कितने होते हैं। देखिए सबसे पहले हम एकाधिकार बाजार को समझें तो हमारे देश में आप पेट्रोल को समझ सकते हैं। पेट्रोल एक ऐसी वस्तु है जिसका प्रयोग सभी लोग करते हैं। देश का प्रत्येक नागरिक, हर घर में लगभग अभी बाइक पाई जाती है, तो सभी पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। और इसकी पूर्ति कौन करता है? पूर्ति करती है इसकी सरकार। आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे, टीवी चैनल पर देखते हो तो क्या पाते हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है या घट रही है। तो सबसे ज़्यादा जो चर्चा होती है वो गैस पर होगी और पेट्रोल पर होगी। अब ये क्यों होती है? क्योंकि इसका अधिकार किसके पास है? सरकार के पास। सरकार ही गैस और पेट्रोल की क्या करती है? आपूर्ति करती है, बाजार में पूर्ति करती है, बाजार में पहुंचाती है, लोगों तक पहुंचाती है। इसलिए आप देखते होंगे जो पेट्रोल के दाम हैं वह डेली ऊपर नीचे होते रहते हैं। 1 पैसे 2 पैसे, कभी 5 पैसे बढ़ जाता है, कभी 5 पैसे कम हो जाता है। इस प्रकार से दाम घटते रहते हैं। तो हमने एक चीज और देखी हुई थी किसमें? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, कि कोई एक जो उत्पादक रहता है वह वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। अब यहाँ पर एक ही व्यक्ति उत्पादक है तो वस्तु की कीमत जो होती है वह डेली क्या होती है? प्रभावित होती है। कभी ऊपर हो जाती है, कभी नीचे हो जाती है, कभी तो बढ़ जाती है प्राइस पेट्रोल की। जैसे आप पेट्रोल की प्राइस देखते हो अभी तो अधिकतर बढ़ी हुई है। और डेली भी देखोगे, यदि आप एक चार्ट बनाकर रखोगे डेट वाइज डेली बेसिस पे, तो ये पाओगे कि पेट्रोल की जो कीमत है या तो 5 पैसे कम होगी या 5 पैसे बढ़ जाएगी, या 2 पैसे कम होगी या 2 पैसे बढ़ जाएगी। अब आप सोचोगे इतने 2 पैसे से क्या होता है? तो 2 पैसे से भारत में 135 करोड़ के लगभग जनसंख्या है, और डेली यदि एक परिवार का या हम एक व्यक्ति का ये सोच के चलें कि 1 लीटर पेट्रोल यूज कर रहा है, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितनी कीमत उसकी 1 पैसे से निकल के आएगी। ये तो हो गया, चलो बाजार का हमने समझ लिया। अब देखिए इसके प्रकार किस प्रकार से समझ सकते हैं हम। प्राकृतिक एकाधिकार बाजार। अब प्राकृतिक एकाधिकार बाजार किस प्रकार का होता है? जहां पर कोई विशेष वस्तु के लिए प्रकृति द्वारा एक उपहार दिया जाता है। प्रकृति द्वारा उपहार किस प्रकार से? ये प्राकृतिक स्वरूप, उस क्षेत्र की विशेष परिस्थितियां होती हैं जो उस क्षेत्र को क्या करती हैं? प्राकृतिक रूप से एक अधिकार देती हैं। जैसे कि हम बांग्लादेश के जूट बाजार का उदाहरण लें। बांग्लादेश में ऐसी प्राकृतिक दशाएं हैं कि वहां पर जूट का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है, और किस देश के
अन्य देशों में उतना उत्पादन नहीं होता, तो वहां पर क्या है, लगभग प्राकृतिक रूप से एकाधिकार मिला हुआ है बांग्लादेश को कि आप जूट का उत्पादन कर सकते हैं। तो प्रकृति के द्वारा या प्राकृतिक दशाओं के द्वारा जब किसी वस्तु के निर्माण का, किसी वस्तु के उत्पादन का अधिकार मिलता है किसी विशेष क्षेत्र को, तो उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक एकाधिकार बाजार। इसके बाद देखिए सार्वजनिक एकाधिकार बाजार। कभी कभी क्या होता है, जो सभी के लिए उपयोगी होती हैं उन वस्तुओं और सेवाओं को सरकार स्वयं अपने नियंत्रण में ले लेती है, तो उसे बोलते हैं सार्वजनिक एकाधिकार। सार्वजनिक एकाधिकार मतलब कि जिस पर सबका अधिकार है लेकिन नियंत्रण कोई एक व्यक्ति कर रहा है। एक व्यक्ति मतलब कि जिस प्रकार से पेट्रोल, डीजल और गैस है, देखिए पेट्रोल, डीजल और गैस हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है, इसलिए सरकार ने किसके अधिकार में रखा है, अपने अधिकार में रखा है उसे। वही उसकी पूर्ति करता है और वही कीमत को नियंत्रित करता है। आपने जैसे कि चुनाव होते हैं तो आप बहुत सारी रैलियों में ये देखोगे कि पेट्रोल पहले 65 रुपये बिक रहा था, अभी 110 हो गया, ये हो गया, ये चलता रहता है। तो ये किसके कारण होता है, क्योंकि सरकार उसको नियंत्रित करती है, इसलिए वहाँ पर ये प्रोटेस्ट होते हैं। अभी जैसे अब देखिए, पहले हमारे देश में जैसे कि डाक व्यवस्था है, जैसे कि इंडिया पोस्ट है, इंडिया पोस्ट अभी भी सरकार के अधिकार में है। तार जो भेजे जाते थे वो भी सरकार के अधिकार में थे। अभी रेल कुछ प्राइवेट है, कुछ सरकारी है। पहले पूरी जो रेल थी वह किसके अंडर में थी, सरकार के अंडर में। क्यों, क्योंकि ये सबके लिए आवश्यक है, सभी को आना जाना पड़ता है, देश के एक स्थान से दूसरे स्थान पर सभी जाते हैं, तो सभी के लिए समान रूप से उसका क्या मिले, उसका लाभ मिले, इसलिए सरकार अपने अधिकार में कर लेती है, तो उसको बोलते हैं सार्वजनिक एकाधिकार। इसके बाद देखिए वित्तीय एकाधिकार। वित्तीय एकाधिकार मतलब कि जो नौकरशाह होते हैं उनके हितों के लिए और उनका जो है वह शोषण ना हो, उसको दूर करने के लिए सरकार कुछ कंपनियों को अपने अंडर में कर लेती है और विशेष रूप से उसके वित्त पर, उसके पैसे पर नियंत्रित करती है। इस कारण से उसे बोलते हैं वित्तीय एकाधिकार। वित्तीय एकाधिकार मतलब कि आपका जो पैसा है उसको नियंत्रण करने का अधिकार किसको है, सरकार को है, तो वह हो जाता है वित्तीय एकाधिकार। जैसे कि जीवन बीमा है, ये भारत में इसका एक अच्छा उदाहरण है। जीवन बीमा का जो वित्तीय अधिकार है वो किसके पास है, सरकार के पास। चलिए दूसरा है वैधानिक अधिकार। कभी कभी कोई सी जो कंपनियां रहती हैं, जैसे कि किसी कंपनी ने विशेष एक फॉर्मूला बना लिया है किसी वस्तु के निर्माण का, तो सरकार से वह पेटेंट करा लेते हैं। पेटेंट करा लेंगे तो कोई दूसरा व्यक्ति बिना उस कंपनी के परमिशन के या पेटेंट को खरीद कर ही सिर्फ उस वस्तु का निर्माण कर सकता है, तो उसके पास क्या हो जाता है, एक वैधानिक अधिकार हो जाता है। अब पेटेंट करा लिया, अब मान लीजिए कोई कंपनी है, उसने कोई नई मशीनरी बनाई है या कोई डिजाइन तैयार किया है। अब जो डिजाइन उसने तैयार किया है यदि वह बाजार में बिक्री करेगा तो दूसरी जो कंपनियां हैं उसको कॉपी कर सकती हैं, उसकी जो इंजीनियरिंग है उसको समझ सकती हैं और उसको अप्लाई कर सकती हैं, वो खुद निर्माण कर सकती हैं। लेकिन यदि ये व्यक्ति जिसने ये निर्माण किया है, जिसने ये फॉर्मूला बनाया है या जिसने डिजाइन किया है, यदि वह उसको पेटेंट करा लेगा तो फिर वह उस पर केस कर सकता है। यदि कोई कंपनी उस कंपनी के फॉर्मूले को या उसकी डिजाइन को कॉपी करती है तो फिर वो व्यक्ति उस पर केस कर सकता है। ये अधिकार सरकार उसको देती है वैधानिक रूप से। इसलिए इस प्रकार के जो बाजार रहता है, इस प्रकार की जो वस्तु का बाजार रहता है उसे बोलते हैं वैधानिक एकाधिकार बाजार। इसमें ट्रेडमार्क भी आता है। इसमें देखिए प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए सरकार क्या करती है, एक ट्रेडमार्क दे देती है कि इस वस्तु का ट्रेडमार्क ये है, यही मुख्य वस्तु है, इसके अलावा जो अन्य कोई वस्तु आएगी वह कैसी होगी, डुप्लीकेट होगी। तो इसमें फिर ज़्यादा क्या रहती है, प्रतिस्पर्धा नहीं रहती, मतलब कि प्रतियोगिता नहीं रहती है। इसके बाद एकीकरण एकाधिकार। एकीकरण एकाधिकार किस प्रकार का होता है, कभी कभी देखिए किसी स्थान पर बहुत सारी कंपनियां हो जाती हैं और वह एक ही चीज़ का निर्माण करती हैं। अब एक ही चीज़ का निर्माण करती हैं तो हर कंपनी ये सोचेगी कि मेरी वस्तु ज़्यादा बिके। अब जो वस्तु की कीमत कम रखेगा उसकी वस्तु ज़्यादा बिकेगी। इससे क्या होता है कि जो कीमत का स्तर है या अधिक कीमत प्राप्त करने के लिए
जो उस क्षेत्र की सभी कंपनियां रहती हैं वह आपस में एकीकरण कर लेती हैं कि भाई हमें इस कीमत पर क्या करना है, अपनी वस्तु को बेचना है। इससे कोई नीचे नहीं बेचेगा, यदि अधिक बेच सकता है तो अधिक बेच सकेगा। अब इस प्रकार का उदाहरण आप देखेंगे जैसे कि एसीसी कंपनी है, एसीसी सीमेंट, मतलब कि छोटी छोटी कंपनियों ने मिलकर एक ब्रांड बना लिया है एसीसी सीमेंट। ये क्या कर सकता है, अब इसको वह इस नाम से बेचते हैं, मतलब छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं, उन्होंने मिलकर अपना एक ब्रांड बना लिया, तो एकीकरण कर लिया। एकीकरण कर लिया मतलब कि इस नाम से ही आपको बेचना है, कोई दूसरा नाम प्रयोग नहीं करेंगे, तो ये होता है एकीकरण एकाधिकार। चलिए, ये तो इसके 5 प्रकार हो गए हैं कि किस किस तरीके से एकाधिकार बाजार निर्मित होता है। अब इसकी हम विशेषताओं पर बात करें तो एक वस्तु का बाजार में एक ही उत्पादक होता है, ये इसकी पहली विशेषता है। एकाधिकार जो बाजार होता है, हमने परिभाषा में क्या समझा हुआ है कि एक ही उत्पादक रहता है और वही सभी मार्केट में क्या करता है, उस वस्तु की पूर्ति करता है, तो उसको एकाधिकार बाजार कहते हैं। तो पहली विशेषता क्या है, एक उत्पादक रहता है। इसके बाद निकट स्थानापन्न वस्तु ना होना। निकट स्थानापन्न वस्तु ना होना, यह ऐसी वस्तु होती है जैसे कि पेट्रोल डीजल है या फिर गैस है, इसकी कोई निकट स्थानापन्न वस्तु मतलब कि इसके स्थान पर कोई दूसरी चीज हम प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे कि अभी पेट्रोल है, आप यदि बाइक का इस्तेमाल करते हैं तो बाइक में आप पेट्रोल के सिवा कोई दूसरी चीज नहीं डाल सकते, मतलब दूसरे कोई ईंधन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अभी वर्तमान में नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसके स्थान पर जैसे इलेक्ट्रिक बाइक आ रही हैं, तो वो उसकी स्थानापन्न वस्तु है, लेकिन जो पेट्रोल से चलती हैं बाइक या गाड़ियां, उनकी कोई निकट स्थानापन्न वस्तु नहीं है। मतलब कि यदि पेट्रोल से चलती है तो पेट्रोल से ही चलेगी, डीजल से चलती है तो डीजल से ही चलेगी। ठीक है, तो निकट मतलब कि पास में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं होना चाहिए जिससे कि उसके स्थान पर उसको प्रयोग किया जा सके। जैसे कि हम एक उदाहरण समझते हैं, पहले जो हमने समझा हुआ है, जैसे कि चाय और कॉफ़ी है। यदि चाय की कीमत बढ़ जाएगी तो लोग कॉफ़ी को अधिक पसंद करते हैं, कम कीमत यदि रहती है, और यदि कॉफ़ी की कीमत बढ़ जाती है, चाय की कीमत स्थिर रहती है, तो लोग फिर चाय को अधिक पसंद करेंगे क्योंकि कम कीमत में मिल रही है, दोनों पेय पदार्थ हैं। ये क्या है, निकट स्थानापन्न है कि चाय नहीं तो कॉफ़ी और कॉफ़ी नहीं तो चाय। लेकिन यहाँ पर निकट स्थानापन्न वस्तु ना हो तब क्या होता है, एकाधिकार बाजार। इसके अलावा तीसरी विशेषता ये है कि अब तीसरी मुख्य बात ये है कि कोई अन्य फर्म भविष्य में प्रतिस्पर्धा में नहीं होगी। ये सोचकर इसमें क्या किया जाता है, पेटेंट कर दिया जाता है या विशेष तरीके से रोक लगा दी जाती है। जैसे कि हमने यहाँ पर समझ लिया पेटेंट और ट्रेडमार्क में। अब किसी व्यक्ति ने यदि पेटेंट कर लिया है, मान लीजिए 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं एक ही डिजाइन पर, और कोई एक व्यक्ति पहले उस डिजाइन को निर्मित कर लेता है, बना लेता है, सफल हो जाता है, कोई दूसरा व्यक्ति बाद में डिजाइन कर पाता है। यदि पहले व्यक्ति ने उसका पेटेंट करा लिया, अब सरकार में रजिस्टर्ड हो गया कि भाई ये फॉर्मूला इसने रजिस्टर करा लिया है, इसके नाम से किसी और को इसमें निर्माण करना है, तो सबसे पहले इसको भुगतान करना पड़ेगा, उसके बाद ही वह उस वस्तु का निर्माण कर सकता है। अब जो दूसरा व्यक्ति है उसने भी इसका निर्माण कर लिया है, लेकिन वह क्या करेगा, अब प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने पेटेंट करा लिया है। भले ये डिजाइन उसने किया है, पहले से वह काम कर रहा हो, बाद में सफल हो पाया हो, लेकिन रजिस्टर्ड तो वो फॉर्मूला पहले हो गया। अब जिस व्यक्ति ने पहले करा लिया है तो दूसरे व्यक्ति की मेहनत पर उसने क्या कर दी है, रोक लगा दी है। तो भविष्य में भी कोई प्रतिस्पर्धा में ना आए, इसलिए क्या कर दी जाती है, एक प्रकार से रोक लगा दी जाती है। तीसरी ये मुख्य बात है। तो एकाधिकार बाजार क्या होता है, इसको हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं और कितने इसके रूप होते हैं, तो इन 5 रूपों को याद रखना है। प्राकृतिक एकाधिकार, सार्वजनिक एकाधिकार, वित्तीय एकाधिकार, वैधानिक एकाधिकार और एकीकरण एकाधिकार। इसके बाद 3 विशेषताएं हैं, तो इन 3 विशेषताओं को याद रखना है। इसके बाद हमारा एकाधिकार बाजार पूरा हो गया है। अब इसमें मांग वक्र किस प्रकार का बनता है वो और हमें समझना है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।